यूएस इन्वेस्टिंग की सीरीज़ में आज हम ट्रांसमेडिक्स कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे डिसरप्टिव कंपनीज यूएस में अवेलेबल हैं जिनमें एज एन इंडियन इन्वेस्टर हम लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसमेडिक्स को डिस्कस करते हैं आज। उसमें पहले तो डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के लिए। एंड ऑल्सो यूएस स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं तो उसका केयरफुल रहना पड़ता है। प्लस आप अपना खुद से पढ़ो, आपको कन्विक्शन आएगा तभी आप एक सर्टन सिग्निफिकेंट अमाउंट आप डाल सकते हो कोई स्टॉक में। तो आप अपना खुद का कन्विक्शन रखो, उसके लिए आप खुद ड्यू डिलिजेंस करो, फैक्ट्स को एक बार वापस चेक करो, अपना थीसिस बनाओ और उसके बाद इन्वेस्ट करो। सो ट्रांसमेडिक ग्रुप बेसिकली एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंपनी है। इट्स अराउंड $5 बिलियन का कंपनी है, मतलब लगभग ये अराउंड 45-50,000 करोड़ कंपनी है। एंड ऑल्दो ये आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत बोरिंग बिजनेस लग रहा होगा, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस लाया है इस इंडस्ट्री में और इन्होंने सिंगल हैंडेडली इस इंडस्ट्री का ग्रोथ लीड किया है इन यूएस। फ्यूचर प्लान्स भी इनके जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल ये यूएस में ज़्यादा इनका बिजनेस है। तो ये ट्रेडिशनल मेट्रिक्स जो हम लोग देखते हैं इंडिया में, जैसे पी और कैश फ्लो, ये यूएस में थोड़ा अलग सिस्टम होता है उनको। वो बेसिकली बिजनेस को ग्रोथ फेज में इन चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। ऑल्दो अभी जो मैनेजमेंट है उन्होंने टारगेट्स दिए हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, अराउंड 30% ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 2028 तक। तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे इसका वैल्यूएशंस को कैसे देखेंगे, बट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेते बिजनेस कैसे बना, कैसे क्या हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। तो इन्होंने स्टेप से पहले बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आज भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, इवन डेवलप्ड नेशंस में भी, जो ऑर्गन्स होते हैं वो अगर कोई ऑर्गन निकाला गया है तो उसको पहले आइस में रखते हैं एंड उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आइस में बेसिकली जब रखते हैं कोई भी ऑर्गन को तो उसमें एक डीके चालू हो जाता है, नेचुरल डीके, उसको इस्कीमिक डैमेज भी बोलते हैं। तो वो चालू हो जाता है ऑर्गन्स में, जिसके चलते क्या होता है कि उसका ट्रैवल टाइम प्लस ट्रैवल ड्यूरेशन और एफिशिएंसी जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि इसके चलते क्या होता है कि ऑर्गन काम जब नहीं कर रहा होता है तो उसको में डैमेज इंक्रीज हो जाता है ओवर द टाइम। तो आप ज़्यादा दूर डिस्टेंसेस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी और को नहीं कर सकते। तो मैचिंग जब अगर दूर दूर डिस्टेंस में होता है तो वो ऑर्गन यूटिलाइज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि आइस में रख के वो डैमेज हो जाता है तब तक। प्लस आइस में रखने से सक्सेस रेट्स जो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वो कम दिखता है। हम लोग स्टडीज़ में ये देखे हैं लोग, तभी ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। तो बेसिकली इनका जो सिस्टम है, ये एक मशीन बनाया है इन्होंने जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उस मशीन में ये ऑर्गन्स को अटैच कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन जैसा बॉडी में कर रहा होता है उसी के हिसाब से उस मशीन के अंदर फंक्शन कर रहा होता है। प्लस उस मशीन में कॉन्स्टेंटली आप मॉनिटर भी कर सकते हो कि ऑर्गन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इससे क्या होता है कि ऑर्गन जो होता है ज़्यादा दूर डिस्टेंसेस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्लस जो ऑर्गन का लाइफ है आउटसाइड द बॉडी वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन्होंने ये मशीन डेवलप किया। तो स्टार्टिंग में जब इन्होंने मशीन डेवलप किया था तो इन्हें एफडीए अप्रूवल तो मिल गया वो सब, लेकिन इनका जो ग्रोथ था स्टार्टिंग में वो स्लो था। तो इन्होंने मैनेजमेंट 2021 के अराउंड 2022 में नोटिस किया कि जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स है यूएस में उनका अडॉप्शन थोड़ा स्लो है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में सिर्फ ऑर्गन्स और उनका नेसेसिटी नहीं होता है, काफ़ी सारे सराउंडिंग चीज़ें भी होता है, जैसे लॉजिस्टिक्स, सर्जन्स, फिर एक मैचिंग करना कि किस किस ऑर्गन को किस तक पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक नेशनल ओसीएस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि सेंटर्स को रजिस्टर किया और एक सर्विस मॉडल में चले गए। पहले ये मशीन सेल करते थे और उसके पार्ट्स कंज्यूमेबल सेल करते थे, बट इन्होंने क्या किया कि उसको सर्विस मॉडल में ले गए। तो अब ये क्या करते हैं, पर ट्रांसप्लांट चार्ज करते हैं। प्लस इन्होंने एक काफ़ी अच्छा चीज़ निकाला है कि जैसे अगर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल रहा तो 50% ऑफ द कॉस्ट ये बेयर करते हैं खुद से। तो ये बेसिकली एक जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, कंपनी जो है बैक सपोर्ट दे रही है हमें। तो इसके बाद क्या हुआ, इनका अडॉप्शन काफ़ी स्काई रॉकेट हो गया। तो इन्होंने अपने लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए फिर एयरप्लेन्स खरीदा, बेसिकली अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए। बिकॉज क्या होता है कि आपको एक सर्टेन जगह से, पहली बात तो जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए, इनको दूसरा प्लेन्स रेंट करना पड़ता है। वो रेंट में टाइम वेस्ट होता कि भाई कितने कितने समय में आपको रेंट मिलेगा, कब तक आप लेके जा सकते हो ऑर्गन्स को, उनके स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से होता है। बट ऑर्गन्स जनरली क्या होता है कि वो पेशेंट की नीड्स के हिसाब से होता है।
तो आपको पहले से कोई टाइम आप शेड्यूल नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, एयरप्लेन्स करता। जब इन्होंने एयरप्लेन्स करता तो मार्केट में इनका पर्सपेक्टिव बहुत ख़राब हो गया था, जिसमें जब मैं ऑलरेडी कंपनी को ट्रैक कर रहा था, बट ये जब हुआ तो जो स्टॉक्स था वो काफ़ी हिट हो गया था। तो उसके बाद मैंने फिर जाके इन्वेस्ट किया, बिकॉज मेरे को मैनेजमेंट के डायरेक्शनली सही लग रहा था, प्लस इन्होंने अपने बेसिकली बिजनेस मॉडल में वर्टिकली इंटीग्रेशन लाया था। तो इसके हिसाब से फिर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। एंड उसके बाद इन्होंने ऑब्वियसली उसके बाद और भी ज़्यादा ग्रोथ देखा, बिकॉज इनके पास खुद का कंट्रोल आ गया लॉजिस्टिक्स में भी, और प्लस इन्होंने अब उसको एफिशिएंटली ड्राइव भी करने लगा है कि भी सुबह में रात में भी फ्लाइट चलाना है, और काफ़ी ज़्यादा उस बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ओवर दी फ्यूचर ईयर्स भी करेंगे। अब अभी क्या है इनका फ्यूचर प्लान्स क्या है कि जैसे कि यूएस में ऑलरेडी इनका लिवर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया बिजनेस का, मार्केट लीडर ही हैं ये ऑलमोस्ट। लेकिन हार्ट, लंग्स और किडनी, ये तीन जो मेजर ऑर्गन्स और है जो ट्रांसप्लांट होते हैं, उनमें ये अभी भी नेसेंट स्टेज में। तो इनका फ्यूचर प्लान्स ये है कि ओसीएस लिवर के साथ साथ ओसीएस हार्ट, ओसीएस लंग एंड ओसीएस किडनी, ये तीनों को प्रमोट करेंगे। तो इस साल जो इनका ग्रोथ आएगा वो लिवर से तो आएगा ही, प्लस इनका लंग्स को, और जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लंग्स और हार्ट है उसको भी एफडीए में ट्रायल्स में चल रहा है। किडनी भी इन्होंने मशीन बनाया, प्लस ये ग्लोबली भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अब यूरोप में, ये इटली में नया इन्होंने हेडक्वार्टर खोला है, और उधर में भी इन्होंने अपना ऑपरेशंस चालू किया है। तो इनका एक्सपेंशन ऑब्वियसली ओवर दी वर्ल्ड होगा, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में टेक्निकली आप सोचोगे तो ये काफ़ी वैल्यूबल टेक्नोलॉजी रहेगा कि आप एक ऑर्गन को ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस यूज़ कर सकते हो। तो उधर में भी इन्होंने एक्सपेंशन चालू किया, और इनका टारगेट जो था वो 2022 में शायद इन्होंने टारगेट दिया था 10,000 प्लस ट्रांसप्लांट्स का बाई 2028, और अभी इनका सर 4,500 4,400 के अराउंड ट्रांसप्लांट इस ईयर के एंड तक हो जाएगा। मतलब उनका यूएस में फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में एंड होता है, तो दिसंबर जो अभी हुआ है उसमें अराउंड 4,400 एक्सपेक्टेड है, उसके आसपास ही होगा। एंड तो आप बेसिकली सोचो 2028 तक डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 3 इयर्स है। और इनका वो इजीली टारगेट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसमें बाकी ऑर्गन्स प्लस बाकी वर्ल्ड वाइड कुछ उसको ऐड ही नहीं किया। एंड इन्होंने मैनेजमेंट ने अभी कुछ दिन पहले एक और गाइडेंस दिया था कि 2030 तक इनका गोल है 20,000 प्लस ट्रांसप्लांट्स। उसमें भी इन्होंने ग्लोबल ऑपरेशंस को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया। प्लस इन्होंने एक और टारगेट दिया 2032 तक 30,000 प्लस ट्रांसप्लांट, जिसमें ग्लोबल इंक्लूडेड है। एंड बेसिकली आप इसको अगर एक बार कंसिडर करोगे तो ये अराउंड 30,000 जो है ट्रांसप्लांट्स, वो आपका अराउंड 30% प्लस CAGR हो जाएगा टिल 2032। और उसके बाद भी मेरे हिसाब से इनके पास काफ़ी एक्सपेंशन का स्कोप रहेगा, बिकॉज मैनेजमेंट ने काफ़ी कंसिस्टेंटली अपने जो बोला है उसको डिलीवर करके दिखाया है। तो नेक्स्ट ये मैनेजमेंट का स्लाइड्स कुछ मिला था अभी कुछ दिन पहले, इन्होंने कॉन्फ्रेंस में दिया था, जिसमें इन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया कि 2026 में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, 2028 में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, 2029 प्लस में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे। तो ये तो मैंने जैसे बताया 20,000 प्लस ट्रांसप्लांट्स की स्ट्रैटेजी, उसके बाद 2032 तक 20,000 प्लस ट्रांसप्लांट्स रहेंगे। तो ये तो जैसे मैंने बोला कि 2021 के अराउंड इन्होंने थोड़ा बिजनेस मॉडल चेंज किया, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन इंक्रीज़ हो गया। ऑब्वियसली ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट ये एक्सपेक्टेड लाइंस में इन्होंने जो टारगेट दिया था उसी पे हुआ, और ये टारगेट काफ़ी पहले दिया था इन्होंने, बिकॉज ऑब्वियसली आपका बेस बड़ा होगा तो थोड़ा सा बड़े बेस के ऊपर ग्रो करना मुश्किल होता है, बट स्टिल 40% कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करेंगे ओवर द कमिंग 10 ईयर्स, बट मैनेजमेंट के हिसाब से 30% प्लस ग्रो कर सकते हैं ये। ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा हम लोग को ट्रैक करके कि क्या फ्यूचर में ग्रोथ आएगा, बट अभी तक मैनेजमेंट जो बोलता है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन है। इनका वैल्यूएशन बेसिकली अगर हम चेक करें तो ये प्लेटफॉर्म मैंने बिल्ड किया है, इसमें हम रिवर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तो आप TMDX इसका टिकर सिंबल डालोगे और ऑटो फिल करोगे तो ये सब फिल हो जाएगा, मार्केट कैप, शेयर प्राइस और कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो इनका करंट मार्जिन अराउंड 21% के आसपास है, फ्री कैश फ्लो मार्जिन, बट मैनेजमेंट का कहना है कि 2028 तक ये टूवर्ड्स 30% ऑपरेटिंग मार्जिन होंगे। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मार्जिन 30% मतलब नहीं होता है कि फ्री कैश फ्लो मार्जिन आपको पूरा 30% मिलेगा, बट हम ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस मॉडल के हिसाब से वैल्यू करें, ताकि ऑब्वियसली अगर ग्रोथ के लिए स्पेंड करेंगे तो उसको हम पनिश नहीं कर सकते, राइट।
तो हम इसको 6% फ्री कैश फ्लो मार्जिन कर रहे हैं, जो एआई के हिसाब से कैश फ्लो मार्जिन है। और टर्मिनल ग्रोथ रेट 2% है, जो कि इससे ज़्यादा ही होगा। लाइक 10 ईयर्स के बाद इसका ग्रोथ रेट 2% से मेरे हिसाब से उसके बाद भी ग्रोथ अडॉप्शन ज़्यादा होगा। प्लस न्यूअर टेक्नोलॉजीज लाएंगे, फर्दर इन्हांसमेंट्स होगा और नए नए जोग्राफीज़ में एक्सपैंड करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसके बाद भी ग्रोथ का स्कोप रहेगा मेरे हिसाब से। डिस्काउंटेड रेट बेसिकली होता है कि आप कितना रिटर्न, बेसिकली मार्केट मैचिंग रिटर्न्स अगर यूएस के हिसाब से देखोगे तो यूएस में 10% इज अ मार्केट मैचिंग रिटर्न, जिसको कंसिडर कर रहे हो। और एनुअल रेट 0.5%, मतलब 0.5% इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। इनका इक्विटी डाइल्यूशन उतना फास्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली इसको एक कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन हर यूएस कंपनी में होता ही है। तो अगर फर्दर 10 ईयर्स का आप 26% ग्रोथ मानो, 6% इज अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10 टाइम्स होगा, जो कि मेरे मॉडल के हिसाब से इससे ज़्यादा होगा, मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से भी इससे ज़्यादा होगा, बट हम इसको एक बार मान के चलते हैं, तो आपको ये कंपनी अभी रिवर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से अंडर वैल्यूड मिल रही है। नाउ यूएस में कंपनीज के नैरेटिव्स काफ़ी जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको। एंड इसका एग्जीक्यूशन आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि ये फर्दर डाउन द लाइन एग्जीक्यूट कर रही है कि नहीं। इसमें अगर हम ऑब्वियसली इसका स्टॉक आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, बट यूएस में आपको कोई भी कंपनी मिलेगा तो उसमें स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल ही रहेगा। बीच में इधर में जो काफ़ी ज़्यादा गिरा था, इसमें पहली बात तो अर्निंग्स में इन्होंने, इनका जो थर्ड क्वार्टर होता है उसमें बेसिकली थोड़ा सीजनैलिटी होता है, बिकॉज इनके हिसाब से समर में जो ऑर्गन डोनेशंस होते हैं वो काफ़ी थोड़े से कम हो जाते हैं बाकी क्वार्टर्स के हिसाब से, जो इन्होंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था। बट स्टिल इनका स्टॉक गिरा था। फिर इनके में एक शॉर्ट रिपोर्ट भी आया था एक कंपनी से कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, जिसको मैंने पढ़ा था, बट मेरे को मतलब उस शॉर्ट रिपोर्ट में कुछ क्रेडिबल नहीं मिला था। उन्होंने बेसिकली जो मैनेजमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया था इन टर्म्स ऑफ देयर, उनके लुक्स पे, उनके पर्सनल ट्रेट्स पे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब उतना अच्छा शॉर्ट रिपोर्ट नहीं था। और उनके कुछ कुछ फैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बायस थे। और वो शॉर्ट रिपोर्ट बेसिकली अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट मेरे को उतना क्रेडिबल नहीं लगा था। तो ऑब्वियसली इस समय मैंने बाई किया था, उसके पहले भी मैंने थोड़ा बाई किया था। तो अभी एक्चुअली मेरा लेटेस्ट बाई अराउंड 120 के आसपास था और अभी 140 पे स्टॉक। तो मेरा टारगेट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैं एग्जीक्यूशन ट्रैक करूँगा एंड होपफुली ये नेक्स्ट 5-10 ईयर्स तक परफॉर्म करते रहेगा। तो ओवर द लॉन्ग टर्म मेरा पैसा इसमें उस हिसाब से कंपाउंड हो जाएगा। आपको खुद से अगर कुछ कुछ पढ़ना है तो आप इसके इन्वेस्टर रिलेशंस वेबसाइट पे जा सकते हो, एंड इसके काफ़ी सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे उधर में। और उसके बाद आप खुद अपना कन्विक्शन बना के इसमें आगे क्या करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसीलिए फिर से मैं बोलूँगा कि आप एक बार खुद से अपना रिसर्च करना। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप यूएसए में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि मेरा अराउंड 50% के अराउंड अभी पोर्टफोलियो यूएस में होगा। अभी आजकल यूएस में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको कन्विक्शन के हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप होल्ड कर पाओगे इतने वॉलेटाइल स्टॉक्स को। वरना क्या होता है कि आपसे स्टॉक हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए आप कन्विक्शन से रखो। आप फर्दर कोई अगर इंडिविजुअल स्टॉक को एनालाइज करना है तो आप बताना, क्योंकि मैं ओवर लाइक 100 to 200 स्टॉक्स अभी तक तो कवर किया हूँ अपने लिए। ऑब्वियसली यूएस में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, तो हर कंपनी को समझना, अलग अलग बिजनेस मॉडल को अक्रॉस दी ग्लोब, और उसमें सबके अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं। जनरली गैप फॉलो होता है, बट उधर में भी कंपनीज के हिसाब से क्या मैट्रिक्स सही हैं फॉलो करने के लिए, इंडस्ट्री वाइड कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इंडिविजुअल अगर आपका कोई स्टॉक है जिसको आपको समझना है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना। प्लस अगर आपको यूएस में कैसे इन्वेस्ट करना है तो वो बताना, क्योंकि मेरे को वो भी वीडियो बनाना है कि यूएस में इन्वेस्टिंग चालू कैसे करते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग वो भी पूछ रहे थे। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बस एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना कि क्या वीडियो, किस कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो भी डाल सकते हो। चलिए, ओके, थैंक्स।